तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल कार्टून के एक बैंच पोकेस प्लेयर्स में। तो अपना ऐश जो कि पोकेमॉन फ्रेंचाइजी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, क्या आप जानते हैं कि उसके भी कुछ वर्स्ट हैबिट्स है? तो जी हाँ गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 वर्स्ट हैबिट्स ऑफ ऐश केचम के बारे में। तो चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए करते इस वीडियो को स्टार्ट। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपके माइंड में कुछ गलत सवाल क्रिएट हो सकते हैं और मैं सीरियस हूँ। नंबर 10, नॉट इवॉल्विंग हिज पोकेमॉन। तो हम लोगों ने पोकेमॉन में ऐसे बहुत बार देखा है कि ऐश अपने बहुत से पोकेमॉन को इवॉल्व नहीं करता। इसलिए क्या होता है कि उसके पोकेमॉन्स पूरे इवॉल्व नहीं होते हैं और जितना पावरफुल उन्हें होना चाहिए उतना पावरफुल नहीं हो पाते हैं। तो अब यहाँ पर बहुत लोग मुझे उल्टा सीधा कहने के लिए रेडी हो चुके होंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ भाई मेरी बात सुनो। देखो, ऐश के जितने भी पोकेमॉन्स उसके टॉप 5 लिस्ट में आते हैं वो सभी के सभी फुल्ली इवॉल्व्ड है। यहाँ पे सिर्फ पिकाचू को छोड़कर, क्योंकि पिकाचू की बात कुछ अलग है भाई, वो दुनिया का बेस्ट पिकाचू है। उस टॉपिक को थोड़ा साइड में रखते हैं, पर बाकी के देख लो। यहाँ पे ग्रेनिंजा है, चारिज़ार्ड है, सेप्टाइल है, पर जो पोकेमॉन जैसे कि यहाँ पे बल्बासौर और उसका स्क्वार्टल, बल्बासौर और स्क्वार्टल पहले से ही बहुत पावरफुल थे, जबकि चारिज़ार्ड चार्मेंडर हुआ करता था। यानी अगर वो उन लोगों को ब्लास्टोइज और विनेसौर में इवॉल्व करता तो ये भी हो सकता था कि वो फ्यूचर में जाके चारिज़ार्ड से भी ज़्यादा पावरफुल हो। और यहाँ पे जनरेशन 4 में गिबल, अगर गिबल को वो ठीक ठाक से टाइम देता तो वो बहुत पावरफुल हो सकता था। यानी कि इवॉल्व करना तो दूर, उसने उसे ठीक ठाक टाइम ही नहीं दिया। अगर उसने गिबल को ठीक ठाक टाइम दिया होता, अच्छा खासा ट्रेनिंग दिया होता, उसको इवॉल्व करता, तो वो हद से भी ज़्यादा पावरफुल होता। और वो अपने बेस फॉर्म में अगर इतना पावरफुल है, हमने जो पोकेमॉन एनिमे में देख रखा है, तो समझिए कि अगर वो फुल इवॉल्व हो जाता तो वो कितना पावरफुल होता। नंबर 9, नॉट टीचिंग हिज पोकेमॉन्स बेटर मूव्स। सो किसी भी पोकेमॉन बैटल को मज़ेदार, धमाकेदार और ऑसम बनाता है उन पोकेमॉन के मूव्स। अगर उन पोकेमॉन के पास अच्छे मूव्स होंगे तो उनका टकरार देखने में हमको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और ऐसे ही एक पोकेमॉन दूसरे पोकेमॉन के खिलाफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टाइप एडवांटेज वाला मूव यूज़ करके दूसरे को ईजिली हरा सकता है। पर हमने देखा है कि ऐश बहुत समय क्या करता है कि उसके पोकेमॉन्स जो मूव सीखना चाहते हैं वो ज़्यादातर वही मूव्स उनको सिखाता है। तो यहाँ पे ऐश के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स को ही देख लो। अगर ऐश अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को उनके पर्टिकुलर टाइप का बेस्ट मूव सिखाता तो सोचो उनकी पावर और भी इंक्रीज़ हो जाती। एग्जाम्पल के लिए, अगर उसने अपने सेप्टाइल को और भी बेटर मूव्स जैसे कि फ्लेंजी प्लांट वगैरह सिखाए होते तो वो और भी पावरफुल हो सकता था। तो ये बात तो है कि ऐश अपने सभी पोकेमॉन्स को सबसे बेटर और बेस्ट मूव्स नहीं सिखाता। तो एक पोकेमॉन के पास जितने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इन्हीं कुछ कारण की वजह से ऐश बहुत बार लीग भी हार जाता है। नंबर 8, इम्पेशेंस फॉर बैटल। तो एकदम पहले से ही अपना जो ऐश है वो बिना कुछ सोचे समझे ही कभी भी किसी के साथ बैटल करने के लिए रेडी हो जाता था। मतलब कि वो अपने आप को बेस्ट और लीडर साबित करने के लिए कभी भी कोई भी बैटल करने के लिए राज़ी हो जाता था, जिसलिए उसके पोकेमॉन्स को रेस्ट नहीं मिलता था और ठीक ठाक से उनका ट्रेनिंग नहीं हो पाता था। पर अब ऐश धीरे धीरे सुधर रहा है और अगर ऐश ऐसे ही खुद को सुधारेगा और जब उसको ज़रूरत पड़ती है वो सिर्फ तभी अपना पूरा जोर और कंसंट्रेट और पावर अपने बैटल में लगाता है। नंबर 7, नॉट यूजिंग हिज ओल्ड पोकेमॉन। तो हमने देखा है कि जब भी ऐश किसी न्यू रीजन में जाता है तो वो अपने सभी ओल्ड पोकेमॉन्स को प्रोफेसर ओक के पास छोड़ देता है और सिर्फ उसी रीजन में वो जो पोकेमॉन्स पकड़ता है वो सिर्फ उनसे ही बैटल करता है। यानी वो पिकाचू को छोड़कर अपने किसी भी ओल्ड पोकेमॉन को अपने अगले यानी न्यू सफ़र में इस्तेमाल नहीं करता। जिससे कि क्या होता है, अगर अचानक उसके सामने कोई बड़ी मुसीबत पड़ जाए तो उस सिचुएशन को संभालने के लिए उसके पास अपना बेस्ट पोकेमॉन नहीं होता। तो सोचिए, अगर किसी भी एक लीग में वो अपने सभी के सभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 6 पोकेमॉन्स को यूज़ कर ले तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो उसको हराने के बारे में सोच सकते हैं। अगर किसी भी एक लीग में वो बॉन्ड एवॉल्व, ग्रेनिंजा, चारिज़ार्ड, सेप्टाइल, पिकाचू और इन्फर्नेप इन सभी को एक साथ यूज़ करे
तो मतलब हंगामा हो जाना है। नंबर 6, क्वेश्चनेबल बैटलिंग डिसीशंस। ऐश बहुत बार क्या करता है कि अपने ओपोनेंट के बारे में वो पहले ही से ही कुछ सोच के आता है। मतलब सोचो कि उसके सामने कोई एक ऐसा ओपोनेंट है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता, तो वो अपने से ही खुद से सोच लेता है कि ओपोनेंट के पास क्या क्या हो सकता है। फिर आके जब देखता है कि वो सब गलत है तो उसको इंस्टेंट डिसीशंस लेने पड़ते हैं। तो इंस्टेंट डिसीशंस लेना तो अच्छी बात है जो कि बहुत समय काम कर जाता है, पर ओपोनेंट के बारे में तुम अगर कोई एक स्ट्रेटेजी बना के आओगे और वो काम नहीं करेगा तो वो तो बुरा है ना। समझ लो कोई एक इंस्टेंट डिसीजन जो कि उसने लिया वो उस पर उल्टा पड़ गया, तब क्या होगा। मतलब ये चीज़ बहुत होता तो नहीं है, पर ओपोनेंट के बारे में कोई एक स्ट्रेटेजी बना के आना और फिर वो काम नहीं करना, ये एक बुरी बात है। नंबर 5, ऑब्लिवियसनेस टू लव। तो ये भी ऐश का एक वर्स्ट हैबिट है कि वो किसी भी पोके गर्ल का फीलिंग्स नहीं समझता। मतलब जब X5-6 के बाद सरीना गुड बाय बोल के जा रही थी उस वक्त भी ऐश के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं था। मतलब कि ये जो ऐश का पोके गर्ल्स के फीलिंग्स के ऊपर एक ब्लाइंडनेस है ना, ये अच्छा नहीं है, स्पेशली मिस्टी और सरीना के खिलाफ। क्योंकि अगर वो उनके फीलिंग्स को समझता तो सब कुछ उसके लिए और भी आसान होता। मतलब वो सब कुछ और भी जल्दी समझ सकता था और उससे इसको कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिलता। नंबर 4, लूजिंग इन दी पोकेमॉन लीग। तो गाइस आप लोगों ने सही सुना, लूजिंग इन दी पोकेमॉन लीग। तो वेल ये तो कोई वर्स्ट हैबिट नहीं है, पर इसमें केस है। तो देखो ऐश बहुत समय कुछ ऐसे ओपोनेंट्स के खिलाफ हार जाता है जिनके खिलाफ कि वो जीत सकता था। इवन कुछ समय तो वो कुछ ऐसे भी ओपोनेंट्स के खिलाफ हार जाता है जिनके पास प्रॉपर टीम भी नहीं है। यानी कि जो मैंने 7th नंबर पॉइंट में बोला था कि वो जो उसके ओल्ड पोकेमॉन्स है वो उनको न्यू सफ़र में वो उनको यूज़ नहीं करता। तो अगर उसने कालोस में अपने बेस्ट टीम यानी कि ग्रेनिंजा, सेप्टाइल, चारिज़ार्ड, पिकाचू, इन्फर्नेप और वगैरह वगैरह ऐसे यूज़ किया होता तो अलान तो छोड़ दो, मुझे तो लगता है डायन था कालोस लीग का चैंपियन, वो भी इसको नहीं हरा पाता। वेल अब उसने अलोला लीग जीत लिया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और वो वैसे जिम्स भी हर कंप्लीट कर लेता है, पर ये जो छोटे छोटे मिस्टेक्स है जिनकी वजह से वो लीग हार जाता है, ये बहुत ही वर्स्ट है। मतलब वो अगर कुछ और कोशिश करता और अपनी टीम को बेटर बनाने की कोशिश करता और हर एक चीज़ में फुल्ली कंसंट्रेट करके पूरा सेटअप बना लेता तो मुझे लगता है कि वो और बहुत आगे जा सकता था। पर ये पोकेमॉन वालों की गलती है कि वो पोकेमॉन ख़त्म नहीं करना चाहते, इसलिए वो किसी भी बार ऐश को जिताते ही नहीं है। वैसे ठीक से, क्योंकि वो एक बार जीता है अलोला लीग, पर वो उतना कोई बड़ा लीग नहीं था। कालोस लीग जिसमें उसने बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग, मतलब हद से ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की थी और हमें लग भी रहा था कि वो जीत जाएगा और इतने से के लिए वो हार गया। नंबर 3, फॉलिंग फॉर टीम रॉकेट्स शिम्स। तो हमने देखा है कि ऐश हर समय उतना चौकन्ना नहीं रहता और वो उतना सीरियस भी नहीं रहता, जिसलिए कि टीम रॉकेट कभी भी उन पर हमला कर देती है। अब टीम रॉकेट एंट्री के बाद जितना लंबा भाषण देते हैं ना टीम रॉकेट के बारे में, ऐश के पास उतना ही टाइम काफ़ी है कि उतने टाइम पे वो टीम रॉकेट को आराम से हरा दे। पर वो देखता है कि कब वो अपना डायलॉग ख़त्म करेंगे, फिर वो हमला करेंगे, फिर वो अगेंस्ट हमला करेगा। मतलब ऐश बार बार टीम रॉकेट को छोड़ देता है या फिर पूरी तरह से हराने की कोशिश नहीं करता। इसलिए ऐश अपने पोकेमॉन्स को और अपने कंपेनियंस के पोकेमॉन्स को भी मुसीबत में फैलता है, क्योंकि टीम रॉकेट बार बार आ जाती है उसके पोकेमॉन्स को चुराने। और कभी कभी ये बहुत सा सीरियसली भी हो जाता है कि टीम रॉकेट सच में उसके किसी पोकेमॉन को चुरा के चली आती है। पर ये बात तो अच्छी है कि टीम रॉकेट बेवकूफ़ है, इसलिए ऐश उसके पोकेमॉन्स को वापस पा जाता है। पर अगर सोचो ये टीम रॉकेट के जगह अगर ये कोई बहुत ही इम्प्रूव्ड क्रिमिनल गैंग होता तो ऐश के बहुत से पोकेमॉन चोरी हो जाते। नंबर 2, फॉरगेटिंग टाइप मैचअप्स। तो मुझे लगता है ये ऐश का एक बहुत ही वर्स्ट, बहुत ही बुरा हैबिट है कि वो ओपोनेंट के पोकेमॉन्स के टाइप मैचअप्स को भूल जाती है। कि सामने अगर कोई ग्रास टाइप का पोकेमॉन हो तो ऐश वो भूल जाता है कि उसके खिलाफ कौन सा मूव इफेक्टिव रहेगा। और बहुत समय तो जैसा कि एक बार बैटल फ्रंटियर में हुआ था,
वो भूल गया था कि सामने वाला डस्ट क्लॉप्स एक घोस्ट टाइप है और उस पर फाइटिंग टाइप मूव कोई भी असर करेगा ही नहीं, इसलिए उसने चार्जिज़ार्ड से सस्मिक्टोस करा दिया और फिर चार्जिज़ार्ड हार गया। तो अगर वो ठीक से टाइप मैचअप्स याद रखेगा और ये याद रखेगा कि सामने वाला पोकेमॉन कौन से टाइप का है और उसके खिलाफ उसके कौन से पोकेमॉन का कौन सा टाइप और कौन से टाइप का मूव ज़्यादा इफेक्टिव होगा यानी कि सुपर इफेक्टिव होगा, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। Number 1. Releasing his Pokemon. तो ये सभी पोकेमॉन फैंस को पता है कि ये ऐश का सबसे वर्स्ट हैबिट है कि अपने पोकेमॉन्स को छोड़ देना। जानता हूँ वो सीन्स बहुत ही इमोशनल होते हैं और पोकेमॉन के भले के लिए ही वो छोड़ता है, पर ऐसा तो ठीक नहीं है ना भाई। उसने बटरफ्री को छोड़ दिया, बटरफ्री उसका कितना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। उसने बाकियों के हेल्प के लिए अपने पीजीऑट को भी छोड़ दिया और उसने बोला था कि वापस उसको लेने जाएगा, पर वो उसको वापस लेने नहीं गया। और उसको अलोला रीजन में एक लार्विटार भी मिला था, उसने उसको भी छोड़ दिया। और सबसे बुरी बात तो उसने अपने बॉन्ड इवॉल्व ग्रेनिंजा को भी छोड़ दिया, जो कि उसका आज तक के बेस्ट पोकेमॉन से एक पोकेमॉन है। तो हम ये सभी दुआएं लेके बैठे थे कि कब बटरफ्री या फिर पीजीऑट या फिर ग्रेनिंजा वापस आएगा। बहुत से ऐसे र्यूमर्स भी निकलते हैं कि अब ग्रेनिंजा वापस आने वाला है और हम बहुत ही खुशी हो जाते हैं, पर मुझे लगता भी नहीं कि भाई वो कभी भी वापस आने वाला है। मेरी बातों का बुरा मत मानना, पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ऐश कभी भी उनको उन पोकेमॉन्स को वापस नहीं ले आता जिनको कि वो छोड़ चुका होता है। तो अगर ये सभी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स जिनको कि उसने छोड़ दिया है वो अगर उसके टीम में वापस आ जाए तो उसकी टीम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो गाइज, आज की वीडियो बस यही तक। आई होप कि मैं आपको ठीक ठाक से समझा पाया कि ऐश के टॉप 10 वर्स्ट हैबिट्स क्या है और वो क्यों हैं। और मुझसे अगर कोई डिटेल्स मिस हो गई हो या फिर कोई एक बात जो आपको समझ नहीं आई वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आप कमेंट में हमें ये भी बता दीजिएगा कि आप मुझसे कितना एग्री करते हैं। So finally, let's take a chill pill guys। उठाए अपने मैजिक फिंगर्स को कर दीजिए इस वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वैसे मजेदार वीडियोस और देखनी हो तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा। एज वेल एज हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स पहले से ही मिल जाएंगे और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टाटा, सी यू लेटर।